हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे अणु संख्या के गुणधर्म, और उसमें अपन ने 3 अणु संख्या गुणधर्म पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब में क्या पढ़ा? आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन। सेकंड अपन ने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन, और फिर पढ़ा हिमांक में अवनमन। और अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रासरण दाब। अब देखो, सबसे पहले प्रासरण दाब समझने से पहले अपन एक पॉइंट समझते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रासरण दाब समझने से पहले अपनी जो बात आएगी वो आएगी विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है अपन को सबसे पहले क्या समझना है, ये विसरण। फिर अपन प्रासरण समझेंगे और फिर अपन प्रासरण दाब समझेंगे। तो देखो, विसरण को कैसे समझोगे आप, कि जब कोई मतलब ऐसा प्रक्रम, कोई अपने पास एक प्रक्रम है, ठीक है, उस प्रक्रम के लिए क्या बोलेंगे कि कोई एक ऐसा प्रक्रम जिसमें अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुना, क्या कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का गमन निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः होता है, वही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या? अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का गमन, अणुओं का गमन निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, या निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः, या आप बोल सकते हो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का गमन निम्न सांद्रता वाले अणुओं की ओर स्वतः होता है, या स्वतः है गमन होता है, वही क्या कहलाता है, स्वतः गमन विसरण कहलाता है। यह बात आ गई क्या समझ में? इसको अपन कैसे समझेंगे? देखो, 2 एग्जांपल बताऊंगा, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, अपन एक पात्र लेते हैं, द्रोणी, जिसको अपन बोलते हैं द्रोणी। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, द्रोणी को ही पात्र बोला जाता है, ठीक है। इस पात्र में अपन क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। क्या लेते हैं? पानी। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको कि विसरण होता क्या। ये अपन ने क्या लिया इसमें? पानी। अगर इसके अंदर में सांद्र के एमोनोफोर, क्या सांद्र के एमोनोफोर डाल देता हूं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, सांद्र पोटेशियम परमैंगनेट डाल देता हूं, तब क्या होता है? तो देखना, ये मैंने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर और रुक जा, उसके बाद देख क्या होगा। जो ये पूरा पात्र होता है ना, ये पूरा पात्र, इस पात्र में पूरा जो अपने विलायक लिया था, जो जल लिया था, उसका रंग बैंगनी हो जाता है। क्या हो जाता है? बैंगनी रंग हो जाता है। क्या कारण है सर बैंगनी होने का? वो अपन समझते हैं। देखो, ध्यान से सुनना, अपन ने परिभाषा क्या बोली कि विसरण की प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? विसरण की प्रक्रिया। अब ये विसरण की प्रक्रिया कैसे होती है? देखना कि अधिक सांद्रता, मतलब यहां अपने ये सांद्र के एमोनोफोर डाला, इसकी सांद्रता क्या थी? ज्यादा थी यहाँ पे। तो ये क्या करता है? ये बैंगनी रंग देता है, और बैंगनी रंग देता है तो क्या होगा, यहां पर जो ये बैंगनी रंग होता है, ये पूरे पात्र में जो अपने विलायक लिया था, जो जल लिया था, उसमें फैल जाता है, ठीक है। आप इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे। आप अगर क्या करो, अपने रूम की एक कोने के अंदर इत्र की बोतल रख दो खोलकर, एक कोने में इत्र की बोतल खोल कर रख दो, या परफ्यूम की बोतल खोल कर रख दो। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो ये इत्र की खुशबू होती है ना, ये पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ये थोड़ी देर बाद में इत्र की जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। क्या कारण है उसका? यही कारण है कि वहां पे उस बोतल के अंदर उस इत्र की कंसंट्रेशन, सांद्रता ज्यादा थी, और बाहर का जो सरफेस एरिया था, बाहर के जो एरिया था अपने रूम का, वहां पे जो वॉल्यूम था, वहां पे क्या है, इसकी सांद्रता कम है। तब क्या होगा, जो अणुओं का गमन होगा वहां, वो कहां से होगा? अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होगा। तो यही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। आई क्या परिभाषा समझ में? ये एग्जाम्पल, तो ये जब अपन इसमें KMnO4 डालते हैं तो इसका पूरे पात्र का बैंगनी रंग हो जाता है। ये था अपना विसरण। अगर विसरण समझ में आ गया तो अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है
प्रासरण। अब देखो प्रासरण को अपन कैसे समझेंगे, देखो प्रासरण, अब सर ये प्रासरण क्या होता है, तो देखो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्रासरण। अब ना प्रासरण समझने के लिए आपको और प्रासरण दाब दोनों एक साथ समझेंगे, और उसको समझने के लिए आपको दो चीजें बता देता हूं। एक होगा निम्न सांद्रता का विलयन, क्या होगा, निम्न सांद्रता का विलयन, और एक अपन लेंगे उच्च सांद्रता का विलयन। तो दो चीजें ले रहे हैं। अब दो चीजें ले रहे हैं तो दोनों को समझना भी जरूरी है। होते क्या है, उच्च सांद्रता का विलयन, निम्न सांद्रता का विलयन। देखो बेटा अपन ने एक बात पढ़ी है कि विलयन होता ना, विलयन, अरे किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। ये बातें पढ़ी हैं अपन ने बहुत, इस चैप्टर में आया ही ये है सर, इस चैप्टर में पूरा ही आया है जेंटलमैन, यही बातें आई है। तो सुनना इस बात को, अगर कोई भी अपने पास विलयन है, देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहा हूं, कोई भी अपने पास विलयन है और उस विलयन के अंदर अगर विलेय की मात्रा कम होती है तो निम्न सांद्रता का विलयन, और विलेय की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो वो होता है उच्च सांद्रता का विलयन। क्या बोल रहा हूं, अगर विलेय की मात्रा कम तो निम्न सांद्रता का, और विलेय की मात्रा ज्यादा तो उच्च सांद्रता का विलयन कहलाता है। अब सोचो, एक बार सोचो, विलयन है, विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, विलेय और विलायक से। अब इसमें विलेय की मात्रा जिसमें कम है तो विलायक तो ज्यादा होगा, और अगर जिसके अंदर विलेय ज्यादा है तो विलायक कम होगा, उल्टा ही तो होगा। अरे एक पर अपन विलयन पढ़ते हैं वो इसी प्रकार से तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते आ रहे क्या, ठीक है। तो यही ही अपने को समझने की पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर ये समझ में आ गए तो आगे वाली बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला निम्न सांद्रता का विलयन, और उस निम्न सांद्रता का विलयन में क्या कम होता है, विलेय कम होता है, और विलायक क्या होता है, ज्यादा। और अपन ने बोला उच्च सांद्रता का विलयन, और उच्च सांद्रता के विलयन में अपन ने क्या बोला कि इसमें विलेय तो ज्यादा होता है और विलायक होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब देखो मैं एक आपको डायग्राम बना के बताता हूं, ध्यान देना उस पर। ये एक पात्र लिया है, ठीक है, क्या लिया, एक पात्र लिया है, और इसमें अपन ने दोनों तरफ विलयन डाला है। क्या डाला है, विलयन। अब देखना इसमें और क्या चीजें आती है काम में वो भी बताता हूं आपको, अभी पहले जो बातें समझा रहा हूं वो समझो बस। दोनों तरफ अपन ने विलयन डाल दिया। अब इधर मैंने ले लिया निम्न सांद्रता का विलयन, और इधर क्या ले लिया, उच्च सांद्रता का विलयन ले लिया। अब देखो बात जो समझा रहा हूं आगे देखना, इस जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना प्रासरण, इसमें एक झिल्ली काम में आती है। क्या आती है, एक झिल्ली, जिसको अपन अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। अपन इसमें एक झिल्ली पढ़ते हैं जिसका नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको आपकी बुक में लिखा गया है SPM, जिसको इंग्लिश के वर्ड के तौर पे लिखा गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली, जो किसकी बनी हो सकती है, फिनोल की, या बोल सकते हो आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी हो सकती है, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ध्यान से इस चीज को आप समझ लोगे तो बहुत ज्यादा काम आ जाएगी। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गए ना तो मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कैसे, देखो अपन ने क्या बोला, अपन ने एक पात्र लिया है,
ठीक है। इस पात्र में एक साइड रखा अपन ने निम्न सांद्रता का विलयन और एक साइड में रखा उच्च सांद्रता का विलयन। अब मेरे को ये बताओ, इस निम्न सांद्रता के विलयन में विलय ज्यादा है कि विलायक ज्यादा है? विलायक ज्यादा है। और इसमें क्या ज्यादा है? विलय ज्यादा है। और इसमें विलायक क्या है? कम। तो अपन देखो इस परिभाषा को कैसे समझेंगे, इस प्रासरण की परिभाषा को कैसे समझेंगे, कैसे अपन बताएंगे। तो देखना कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता के विलयन से अणुओं का गमन, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ऐसा विलयन जिसमें निम्न सांद्रता के विलयन से अणुओं का गमन, या ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा विलयन या ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता के विलयन से अणुओं का गमन उच्च सांद्रता के विलयन से या विलायक के अणुओं का गमन। देखो क्या बोल सकते हो आप, सुनना मेरी बात, यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस परिभाषा को देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से। निम्न सांद्रता का विलयन, अब निम्न सांद्रता का विलयन है, इसमें क्या है? विलायक ज्यादा है। क्या है? विलायक ज्यादा। और इधर क्या है? विलायक कम। तो अपन परिभाषा में क्या बोलेंगे कि ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? प्रासरण बोलते हैं। विसरण में कोई भी झिल्ली काम में नहीं आई थी, याद रखना। विसरण होता है वह गैसों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, लेकिन परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली आती है। सर तो ये लगाई क्यों, इसका काम क्या है? तो सुनना मेरी बात, इसका काम क्या है? ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, मतलब नाम से पता है अर्धपारगम्य, आधी पारगम्य, मतलब देखो देखना ये इस प्रकार से है और इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, ठीक है। तो ये क्या करती है? विलायक के अणुओं को तो जाने देती है, इधर विलायक के अणुओं को तो जाने दे रही है, लेकिन विलय के अणुओं को रोक लेती है, पुचक जैसे, मतलब बैठ जाती है पुचक। तो क्या होता है? विलायक के अणुओं को तो जाने दे रही है, विलय के अणुओं को नहीं जाने देती, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आया क्या समझ में? क्या बोलोगे इसकी परिभाषा? कि ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, उसे अपन प्रासरण कहते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, समझना इस बात को, परिभाषा को धीरे धीरे सुनना। ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अरे उसे अपन सर परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ये बात आगे समझ में। अब अपन देखते हैं प्रासरण दाब। क्या बोल रहा हूं? प्रासरण दाब। देखना, अगर मैं इस क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस उच्च सांद्रता के विलयन के ऊपर दाब लगा देता हूं, कोई बाह्य दाब, क्या लगा देता हूं? बाह्य दाब, या आप इसको बोल सकते हो अतिरिक्त दाब, या आप इसे बोल सकते हो परासरण दाब। अब ये, और जिसको अपन लिखते हैं पाई से, किससे लिखते हैं? पाई से। समझना इस चीज को, इस चीज को समझना क्या बोल रहा हूं कि जब अगर अपन देखो, सुनना इस बात को, विलायक के अणु किधर से किधर जा रहे हैं? इधर से इधर, मतलब निम्न सांद्रता के विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर। तो अपन क्या बोलेंगे? अगर उच्च सांद्रता के विलयन के ऊपर अगर कोई प्रासरण दाब लगा दिया जाता है, यानी बाह्य दाब लगा दिया जाता है, तो विलायक के अणुओं का गमन हो जाता है, वो रुक जाता है। विलायक के अणुओं का गमन होता है, वो क्या होता है? रुक जाता है। और जो ये पेंदे में जो साम्य अवस्था होती है वो आ जाती है। क्या आ जाती है? साम्य अवस्था आ जाती है। तो प्रासरण दाब क्या करता है कि विलायक के अणु के गमन को रोकता है और उससे जो पेंदा होता है उसके अंदर साम्य अवस्था स्थापित करता है, वही क्या? प्रासरण दाब है। तो आया क्या समझ में? कि सुनना, इसकी परिभाषा भी बता देता हूं। देखो, उच्च सांद्रता के विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जो विलायक के अणुओं के गमन को रोकता है तथा साम्य अवस्था स्थापित करता है, वही क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। तो ये परिभाषा समझ में है क्या? विसरण, प्रासरण और प्रासरण दाब। दोबारा बताता हूं एक बार, तीनों परिभाषा अपन एक साथ रिवाइज करते हैं।
क्या बोल रहा हूँ, पहले अपन बात करते हैं विसरण की। तो विसरण की सुनना परिभाषा ध्यान से एक बार, अगर आपको याद हो गई ना तो एक बार साथ रिवाइज कर दो मेरे। क्या कि विसरण के लिए क्या बोलोगे कि ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर अधिक सांद्रता क्षेत्र से अणुओं का गमन निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर स्वतः होता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। फिर अपन बोलते हैं प्रासरण क्या होता है। तो प्रासरण के लिए क्या बोला कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गमन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, वही क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। प्रासरण दाब क्या होता है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिससे विलायक के अणुओं का गमन रुक जाता है और साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, वह दाब ही क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है तो बोल देना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब ना एक वॉन टॉप नाम का एक वैज्ञानिक था, यानी प्रासरण दाब के अपन नियम पढ़ेंगे कुछ, और एक वॉन टॉप नाम का अपन वैज्ञानिक था, और उस वैज्ञानिक ने क्या किया, जो गैस की समीकरणें होती है ना और उनके लिए जो नियम दिए गए थे, देखो क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, वॉन टॉप नाम का एक वैज्ञानिक था और उस वॉन टॉप नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, उस वॉन टॉप के नाम के वैज्ञानिक ने जो गैस के समीकरण के लिए जो नियम दिए गए थे ना, उन नियमों को इस विलयन पे लागू करके अपने नियम दिए, और वो नियम कैसे दिए और कैसे अपन अप्लाई करते हैं वो अपन सीखेंगे, वो अपने लिए मेन है। तो इसने सबसे पहला जो नियम दिया था वो नियम दिया था वॉन टॉप बॉयल नियम। आप बॉयल का नियम पढ़ते हो गैसों के लिए, 11th में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो वॉन टॉप बॉयल नियम में क्या होता है, देखो अपन सीधा बताते हैं आपको क्या कि वॉन टॉप नियम के अनुसार क्या होता है कि निश्चित ताप के ऊपर, क्या बोल रहा हूं कि निश्चित ताप के ऊपर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या बोल रहा हूं, निश्चित ताप के ऊपर किसी विलयन का प्रासरण दाब को अपन किससे लिखते हैं, पाई से, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती सी। आ गया क्या समझ में? वॉन टॉप बॉयल नियम के अनुसार क्या था कि निश्चित ताप पर, आप इसको बिट्टी से याद रख लो भाई, किससे, बिट्टी से। बिट्टी का मतलब बॉयल के नियम में टेम्परेचर क्या करते हैं अपन, कांस्टेंट रखते हैं, नियत रखते हैं। तो क्या बोल रहा हूं, निश्चित रहता है, तो क्या बोलेंगे, निश्चित ताप के ऊपर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अपन सांद्रता होती है उसको C बराबर N/V रखते हैं, लिखते हैं। 11th में आपके चैप्टर आता है द्रव की अवस्थाएं, उसके अंदर भी ये आता है, गैस के लिए नियम आते हैं, हाँ। तो इसमें अगर अपन 1 मोल ले ले तो C बराबर 1/V। तो यहाँ पर अगर अपन इसका मान रख दे तो क्या आ जाएगा, 1/V। आ गया ये समझ में? अरे आ गया क्या? इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे, C बराबर N/V, तो C बराबर 1 मोल के लिए N/V, तो C का मान 1/V रख दिया, पहली समीकरण आ गई। सेकेंड जो नियम था वो था वॉन टॉप दाब ताप नियम, दाब ताप नियम। अब इस नियम में क्या हुआ, सुनना, इस नियम में निश्चित सांद्रता पर, देखो इसमें तो निश्चित ताप था, लेकिन इसमें क्या है, निश्चित सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। क्या बोल रहा हूं, दोनों पॉइंट वापस सुन लेना। बॉयल के नियम में तो ताप निश्चित था और वॉन टॉप दाब ताप नियम में सांद्रता निश्चित है। तो इसमें क्या था, प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती था, और इसमें क्या होगा, प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब देखो, अगर अपन इस पहली और दूसरी समीकरण से निकालें तो क्या आ जाएगा, T/V आ गया। अब अगर इस समानुपाती को हटाएंगे तो पाई बराबर ST/V। अब देखो आप ये सोचोगे सर S क्या है, S एक विलयन का स्थिरांक है जिसका आंकिक मान होता है वो गैस स्थिरांक के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे R भी लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, पाई V बराबर ST। अब ये पाई V बराबर ST किसके लिए है, 1 मोल के लिए। किसके लिए है, 1 मोल के लिए। अगर
एन मोल के लिए करना हो तो क्या करोगे, पाई वी बराबर NST। ये क्या हो गया, एन मोल के लिए। आया क्या समझ? देखो दोबारा बता देता हूं, ये दोनों समानुपाती थे, एक साथ लिखा तो क्या आ गया T/V। अब समानुपाती हटाया तो एक स्थिरांक लिया, वो S के तौर पे लिया, जिसको अपन बोलते हैं विलियन स्थिरांक, तो ये लगा दिया। इसका मान अपन R भी लिख सकते हैं इसकी जगह, जिसका इस S का मान आंकिक मान होता है, वह इस गैस स्थिरांक के बराबर होता है। R क्या होता है बेटा, गैस स्थिरांक, तो इसके बराबर होता है, तो आप इसको R भी लिख सकते हो। अगर इस पाई V को इधर लेके जाए पाई की साइड, तो पाई V बराबर ST। ये होता है एक मोल के लिए, किसके लिए है, एक मोल के लिए। अगर n मोल की बात करें तो क्या आ जाएगा, पाई V बराबर NST। यहां तक कि किसी को भी दिक्कत है क्या, नहीं है। और अब अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन इसे पाई V बराबर क्या, पाई V बराबर NRT लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, क्या पाई V बराबर NRT लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्योंकि बात वही है, समीकरण 3 लिख दी मैंने, ये क्या समीकरण 3। अब देखो इस समीकरण में अगर मैं ऐसे करूं पाई बराबर N/V RT, कोई दिक्कत। और इस N/V का मान क्या है बेटा, C, तो क्या हो जाएगा पाई बराबर CRT। आ गई अपनी समीकरण, ये प्रासरण दाब की समीकरण आ गई। ये क्या आ गई, प्रासरण दाब की समीकरण, क्या पाई बराबर CRT। अगर आपको देखो क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रासरण दाब पूछे, आपको ये दे दे, C दे दे, सांद्रता, C का मतलब सांद्रता, T का मतलब टेम्परेचर, R का मतलब गैस नियतांक, जिसका आपको मान देगा। क्वेश्चन में गैस नियतांक का मान आपको दिया हुआ मिलेगा, बाकायदा एक कोष्टक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये R का मान है, गैस स्थिरांक का मान ये होता है ना, तो वो मान रख के आपको सोल्व करना, निकाल सकते हो। अरे कोई दिक्कत है क्या, बोलो, एक बार वापस बता देता हूं, ये यहां तक समझ में आ गया था, ST/V एक मोल के लिए, ये इसके लिए, तो पाई V बराबर क्या हो गया, NRT लिख सकता हूं इस S की जगह सॉरी, है ना, क्या लिख सकता हूं, पाई V बराबर NRT लिख सकता हूं। अब देखो इस V को इधर लेके आए तो N/V बराबर N/RT हो गया, क्या हो गया, पाई बराबर N/V RT हो गया। और इस N/V का मान क्या होता है, C, तो क्या लिख दिया, पाई बराबर CRT। ये था अपना क्या, प्रासरण दाब की एक समीकरण आ गई। लेकिन अपन पढ़ते आ रहे हैं कि प्रासरण दाब तथा जैसे भी अपन पढ़ा है, जैसे हिमांक में अवनमन पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, तो अपन ने एक पॉइंट और पढ़ा था, वो समीकरण निकालने के बाद क्या, कि प्रासरण दाब तथा अवाष्पशील विलय युक्त जो विलय होता है उसके अणुभार में संबंध, क्या प्रासरण दाब तथा अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध पढ़ा था, वहां पर भी पढ़ा अपन ने, क्या हिमांक, और उसके अंदर क्या हिमांक में अवनमन तथा अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध पढ़ा है, ऐसा यहीं पे पढ़ेंगे। तो अपन अब वो संबंध देखते हैं, वो संबंध समझना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और वो संबंध आपको समझ में आना भी जरूरी है। तो देखो वो संबंध अपन कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा हूं, संबंध सुनना, परासरण दाब व अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध। अब देखो प्यारे बच्चों, जेंटलमैन माइंडेड स्टूडेंट, सुनना इस बात को, प्रासरण दाब व अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध। अपन एक समीकरण पढ़ते हैं, पाई V बराबर NRT, पढ़ी अपन ने ये समीकरण। इस समीकरण से क्या करेंगे, पाई बराबर N/V RT, ये V इधर लेके आ गया। अब देखो N होता है मोलों की संख्या, अरे किसके मोलों की संख्या, अरे विलय के मोलों की संख्या, और विलय को इस चैप्टर में अपन B से लिखते हैं, तो लिख सकता हूं पाई बराबर N/B NBV RT। अरे लिख सकता हूं विलय को अपन B से लिखते हैं और विलय को अपन कैपिटल A से लिखते हैं। देखो ये समीकरण अपन ने पढ़ी, इस V को मैं इधर लेके आया N/V RT। यहाँ पे अपन बोलते हैं N क्या है, मोलों की संख्या, और किसके, विलय, तो विलय के मोलों की संख्या NB। विलय को अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल B से, और विलय को अपन लिखते हैं कैपिटल A से। ये आ गया B। अगर NB का मान अपन निकालते हैं तो क्या आता है, WB/MB,
उसका द्रव्यमान बटे अणुभार। अगर ये मान यहां पे रखूं तो क्या आएगा, पाई बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी वी आर टी आ गया। अरे इसको गुणा। अब देखो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट देखना, अपन क्या है ये, यहां पे देखो पाई क्या है, प्रासरण दाब, डब्ल्यू बी क्या है, विलय का द्रव्यमान, आर क्या है, गैस स्थिरांक, टी क्या है, ताप, एम बी क्या है, विलय का अणुभार, वी क्या है, विलयन का आयतन। अब अपने को किस में समझ निकला, प्रासरण दाब अवाष्पशील विलय के अणुभार में। मतलब आपको अणुभार पूछे तो आप कैसे निकलोगे, एम बी बराबर डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। ये आ गई आपकी समीकरण। क्या आ गई, समीकरण। तो इस समीकरण में अगर आपको कोई ये सारे मान दे दे और ये पूछ ले तो निकाल दोगे इजी। अरे एकदम से इजी है, करते आ रहे हैं। तो आपको ये बोले एम बी क्या है तो आप बोलोगे विलय का अणुभार, ठीक है। डब्ल्यू बी क्या है, विलय का द्रव्यमान, आर क्या है, गैस स्थिरांक, टी क्या है, ताप, पाई क्या है, प्रासरण दाब और वी क्या है, विलयन का आयतन। तो इस प्रकार से अपन ये चीज सीखी। अब अपन करते हैं इसका एक क्वेश्चन, और अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया, वो क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया। दो समीकरण है, एक पाई बराबर सी आर टी, ये भी याद रखना रे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो ये भी याद रखनी है। अब अपन करेंगे इसका एक क्वेश्चन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन, और मैंने आपको क्या बोला, पहला पॉइंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या पूछ रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का प्रासरण दाब क्या है। टेम्परेचर दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, आर दे रखा है, पाई पूछा है, पाई बराबर सी आर टी समीकरण लगेगी। अरे इजी है ना। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, सांद्रता दे रखी है, प्रासरण दाब पूछ लिया, आर दे रखा है। तो देखो सबसे पहले अपन को जो दे रखा है ना वो लिख लेते हैं अपन, क्या क्या अपने को दे रखा है। पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या पूछ रहा है, फिर अपन देखते हैं कि उस क्वेश्चन में अपने को दे क्या क्या रखा है। ताप दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अपन इसको क्या इसमें लेते हैं, केल्विन में, और केल्विन में जब चेंज करते हैं तो 273 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, अगर 300 केल्विन। नेक्स्ट सांद्रता सी, m/10, और सांद्रता की इकाई होती है वो होती है मोल पर लीटर, लेकिन इस m/10 का मतलब क्या है, यहां पे 1/10 मोल पर, ठीक है। अब देखो, अब सुनना आगे पॉइंट, अपने को क्या दे रखा है, आर दे रखा है, कितना, 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और पूछा क्या है, पाई पूछा है। अपने पास एक समीकरण है, पाई बराबर सी आर टी, है कि नहीं है। अपने को पता है पाई पूछा है, सी अपने को पता है, आर अपने को पता है, टी अपने को पता है, मान रख देते हैं। क्या आ जाएगा, पाई बराबर सी का मान क्या है, 1/10 मोल पर लीटर, ठीक है, इनटू आर का मान क्या है, 0.0821 वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स, जिसको आप नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या, केल्विन और इनटू मोल। अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पढ़ते हैं ना अपन ऐसा कि ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर अपने को क्या दे रखा है, टी टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन, ठीक है। इकाई क्यों लिखी है अपने, इकाई अपनी कट जाएगी, देखो लीटर से लीटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, पाई बराबर 1/10 गुणा 0.0821, ठीक है,
और ये आ गया वायुमंडल इंटू 300, और आप इसको जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा मान 2.46 वायुमंडल। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया और किसको नहीं आया बताएंगे जरूर से। वापस से समझा देता हूं, अपन ने क्या किया है प्यारे बच्चों, अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखा, टेम्परेचर को केल्विन में मोल पर लीटर, इसकी इकाई लिखी, फॉर्मूला पाई बराबर CRT, और इसमें मान रखा, इसको सोल्व किया और ये आ गया। तो ये अपने पढ़ा है प्रासरण ताप। क्या पढ़ा? प्रासरण ताप। अगर इसमें किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत हो ना, कोई भी कंफ्यूजन हो ना, बता देना, उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में